नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, उन्हें अच्छे से समझिए और उनका उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनको आप देखिए। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए दोस्तों, कक्षा में शिक्षण की जो खेल विधि है वह हमारे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए दोस्तों, जो कक्षा में बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल विधि है। खेल विधि इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सभी लोग प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोग बताइए। क्या मानसिक विकार से संबंधित है, या गणितीय विकार से, या पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से? आपका जवाब होगा दोस्तों डिसलेक्सिया जो है यह पठन विकार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम ध्यान से देखते चलिए सभी प्रश्न। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का कैसा प्रबंध होना चाहिए दोस्तों, आपको इसमें यह बताना है। तो इसमें आप लोग बताइए, क्या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा? आप कहेंगे दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा इसमें? आपका जवाब होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ इसलिए शिक्षा देनी चाहिए ताकि जो है उनकी आवश्यकताएं या जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे जो है सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी क्या हो, प्रभावित रहें। ठीक है, प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में जो है सामान्य वातावरण के साथ जो है वे अपने आप को क्या करें, समायोजित कर सकें। इसलिए उन्हें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना उचित होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा का क्या महत्व है आपको यह बताना है। क्या सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है? तो आपका जवाब चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा जो होता है यह अधिगम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अधिगम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा से हमें रुचि उत्पन्न होती है। कोई चीज सीखने में अधिगम में हमें रुचि उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा के माध्यम से, इसलिए यह जो है अधिगम के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखते चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, यहाँ पे आपको बताना है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। क्या आप ऐसा करेंगे? तो ऐसा उचित नहीं है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब तीसरा है, सी ऑप्शन आपका। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, उन्हें सामान्य रूप से ही बर्ताव करना चाहिए दोस्तों। जैसे आप अन्य बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे वैसे ही इनके साथ भी बर्ताव करना चाहिए। साथ में इनके लिए ऑडियो सीडी के जरिए सहायता भी प्रदान करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है, यही आपको इसमें बताना था। अगला प्रश्न देखिए, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? देखिए दोस्तों, जो श्यामपट्ट है इसको जो है आप किस समूह में रखेंगे? क्या श्रव्य साधन है यह? क्या इससे आपको कुछ सुनाई देता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दृश्य साधन है? बिल्कुल सही है, दृश्य साधन है, हमको दिखाई देता है। दृश्य श्रव्य साधन है मतलब कि दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो बिल्कुल इसमें सुनाई नहीं देता है, केवल दिखाई देता है, इसलिए आपका यह दृश्य साधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, श्यामपट्ट आपका क्या है, दृश्य साधन है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछे मानचित्र क्या है, रेखा चित्र क्या है, मॉडल क्या है, तो यह भी आपका दृश्य साधन है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। आप लोग बताइए, क्या श्यामपट्ट पर लिखना एक कुशलता से संबंधित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल संबंधित है। प्रश्नों को हल करना यह भी एक कला होती है, एक कुशलता होती है। प्रश्न पूछना यह भी जो है शिक्षण की एक कुशलता है। तो इसलिए आपका इसमें उपरोक्त सही सभी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए सभी लोग। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे? आप बताइए। देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे, तो यह तो उचित नहीं है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आप कहेंगे ऐसे बच्चों को जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि निडरता पूर्वक वो अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। इसलिए उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। क्या टीपी नन ने किया था, या फिर स्पेंसर ने किया था, या फ्रॉवेल ने किया था, या मॉन्टेसरी ने किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? फ्रॉवेल ने किया था। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल ने क्या किया था? 1840 में जर्मनी में अपना पहला किंडरगार्टन खोला था। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है दोस्तों? किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बताइए। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे? ऐसा आप नहीं करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, यह तो जरूरी नहीं है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो आप कहेंगे आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और अभिभावक से बातचीत करेंगे और बच्चे की जो समस्या होगी उसके संदर्भ में उनसे बातचीत करेंगे। तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? क्या है बताइए आप लोग। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? यही बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता यह है कि बचपन जो होता है दोस्तों वह वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि माना जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलना कि परामर्श बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, यह भी उतना उचित नहीं है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना, या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना? तो बिल्कुल यह सही है। परीक्षण में देखिए दोस्तों, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को क्या करना चाहिए? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनका लगातार या बार बार अभ्यास कराना उचित होता है। इसलिए आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका इसमें दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में? आप कहेंगे असंगठित घर से जो बच्चा आता है वह जो है स्वतंत्र अध्ययन में दोस्तों कठिनाई अनुभव करता है। इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? बताइए। क्या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो क्या करेंगे आप बताइए। आपका काम होगा कि वह जैसे प्रगति कर सकता है उसी तरह से उसे हम अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, उसी तरह से उसे हम मोटिवेट करेंगे जिस तरह से वह प्रगति कर सके। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कुछ बच्चे कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? बताइए। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे कि आप पढ़ाई करिए, जरूर करिए? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ऐसा भी नहीं कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे
या अपने विषय वस्तु संबंधित उनकी रुचि के अनुसार चीजें बताएंगे। तो आपका जवाब होगा दोस्तों कि यदि कोई बच्चा कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में बिल्कुल नहीं है तो क्या करेंगे, आप अपने विषय वस्तु से ही संबंधित ऐसी कोई चीज लेंगे जो उनकी रुचि के अनुसार भी हो और जो है ताकि जो उनमें वो रुचि लेते हो, ऐसी चीज हम उनको बताएंगे। तो अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिए। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? संवेदन प्रौढ़ अवस्था कहा जाएगा, या औपचारिक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था बताई थी 0 से 2 वर्ष, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यही जो अवस्था थी यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, ये तीसरा 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वह क्या करता है, वह किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत कौन बताया था? क्या कोलबर्ग ने बताया था, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि पियाजे ने 4 सिद्धांत बताए थे, इसलिए आपका यहाँ पे पियाजे बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन सिद्धांत बताया था? अभी हमने चारों को बताया। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्या निषेधात्मक होनी चाहिए, मतलब कि नकारात्मक होनी चाहिए, या अग्र सक्रिय, या संवेदनात्मक, या फिर उदासीन होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अग्र सक्रिय की होनी चाहिए। जो अल्प वयस्क बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वह जो है अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आप लोग बताइए। क्या खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, या एडिटोरियम में, या गृह में? आप कहेंगे दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से दोस्तों आप उनको विद्यालय में परिभाषित कर सकते हैं या क्लास में परिभाषित कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसे विवेचित किया जाता है कि शिक्षण में जो है मतलब शिक्षण में जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें बच्चे अनुप्रेरित हैं, मतलब कि प्रेरित हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थित रहेगा तब आप मानेंगे इसे, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य रहेगा तब मानेंगे, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण निरस्ता? आप कहेंगे जब विद्यार्थी प्रश्न पूछने लगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछने लगे, स्वयं से प्रश्न पूछने लगे, तब समझ जाइए कि कक्षा में जो बच्चे हैं वह अनुप्रेरित हैं। आपकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है? अनुप्रेरित है। ठीक है, तो अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में आप किसे विवेचित करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना? आपका जवाब होगा प्रश्न पूछना। देखिए दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की जो रुचि होती है उसको लगातार निरंतर बनाए रखने के लिए कक्षा में शिक्षक का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि वह बच्चों से प्रश्न पूछे। ठीक है, इससे बच्चों में उत्सुकता बनेगी, प्रश्न का उत्तर बताने के बारे में बच्चे सोचेंगे, इसलिए उनके अंदर जो है रुचि उत्पन्न होगी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आप लोग बताइए क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या फिर यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने के लिए अच्छा होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, खेल से विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि खेल के माध्यम से ही उनके अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है और संतुलन का विकास होता है, समायोजन की क्षमता विकसित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार के बारे में पूछा गया है। परिवार एक कैसा साधन है आपको बताना है। क्या अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, या औपचारिक शिक्षा, या गैर औपचारिक, या दूरस्थ शिक्षा? आप कहेंगे दोस्तों परिवार आपका क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, और जो विद्यालय होता है वह आपका औपचारिक शिक्षा का साधन होता है।
परिवार दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्यों होता है कि पहली प्राथमिक विद्यालय जो है, पहली शिक्षा उसे जो है परिवार से ही प्राप्त होती है, माता से ही प्राप्त होती है, इसलिए वह शिक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है और लेकिन उसे जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और औपचारिक जो होता है वह विद्यालय में जाकर प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन ये जो है सही है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित करता है? महान व्यक्तियों के बारे में बताकर आप विकसित कर देंगे, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर देंगे, या आदर्श रूप में बर्ताव करेंगे, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाएंगे। तो क्या करेंगे? आदर्श रूप में बर्ताव करके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? आदर्श रूप में बर्ताव करके आप विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। स्वयं को आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपके यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको यहाँ पे बताना है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना उसके लिए महत्वपूर्ण है, कि कक्षा में समयानुवर्ती होना उसके लिए महत्वपूर्ण है, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो देखिए आपका सही जवाब क्या होगा कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वह जो है कक्षा में जो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या फिर उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अतिसक्रिय बालक होते हैं उनको सही दिशा देने के लिए सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, सही दिशा देने के लिए उन्हें क्या होती है? सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। और ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना सबसे उपयुक्त होता है, ना कि उनसे श्यामपट्ट का साफ करवाना या फिर जो है कक्षा में कोने में बैठाना। यह सब बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या फिर उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर? आप कहेंगे उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, जो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है वो सामान्यतः किस पर होती है? अभिभावकों के ही चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे बताइए? आपका काम क्या होगा? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। उन्हें किसी मंदबुद्धि वाले कक्षा में बैठा देंगे? ऐसा भी आप नहीं करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। बिल्कुल सही है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की नई नई तकनीकी आप सीखेंगे ताकि उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षा आप दे सकें, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए सभी प्रश्न। यहाँ पे 30 पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? आपको बताना है। क्या उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए तब आप उसे साधन संपन्न मानेंगे, या उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क हो तब मानेंगे, या उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए? तो बिल्कुल यही आपका बिल्कुल सही है। और चौथा, प्रसिद्धि होने के लिए, यह बिल्कुल गलत है। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है कि एक शिक्षक को आप साधन संपन्न तभी मानेंगे जब वह विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो या उसे पर्याप्त ज्ञान हो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किसमें प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपरोक्त सभी में? तो आपका जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इस तरह से दोस्तों आपका 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और अपना स्कोर भी बताइए कि 30 में से आपका कितना स्कोर सही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।